नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, पहला ट्रांसफर फंक्शन आपको यहाँ से मिल जाता। सही हो गया। दो ट्रांसफर फंक्शंस बन गए। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाता। लेट से ये जिस किसी समर को आगे ले जाएं, इसे उधर ले जाओ या उसे पीछे ले आओ, एक ही बात है जी। पहले वाले को एंड में ले जाएं, उसे इधर ले आएं। अभी तो रिड्यूस नहीं किया। बड़े जज्बाती हुए बैठे हैं आप लोग। अगर आप लोग 2 मिनट चुप करेंगे तो तब भी सॉल्व हो जाता, तब भी सॉल्व हो जाएगा। पर इसे यहाँ लेके कैसे जाएंगे? समर टूट जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ? G3 से डिवाइड करेंगे। आपको एक समर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ये नोड बन जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये आइडिया किसी ने अप्लाई किया? आपने अप्लाई किया? अभी ये पूछ कौन रहा था? आपने अप्लाई किया? अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता कि लूप दर लूप और आगे कितने सारे लूप, तो वो लूप्स तो ऐसे लूप सॉल्व नहीं होते।
वहाँ पे हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन फेल हो जाती है। जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन फेल होती है तब थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि एक नई टेक्निक इवॉल्व कर दें। जो नई टेक्निक इवॉल्व होती है, सिचुएशन भी बताते हैं। Signal flow graphs using Mason rule. Kindly open your books. Books open करें। Page 82. Page 82 of your book. पेज 82 ऑफ योर बुक। यहाँ पे उसने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। वो कहता है इन 5 पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करें तो मैं ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि जहाँ जहाँ भी आपके पास ब्लॉक मौजूद हो, there is some R और वो समर में लग रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस वक्त इसकी आउटपुट क्या है? ये सारे ऐड हो रहे हैं। G2 माइनस G1 माइनस सॉरी ये G3 है। इंटू आर। सबसे पहला पॉइंट तो ये कहता है कि आपके पास जितने ब्लॉक्स हैं उन सब को ख़त्म कर दो। देयर आर नो मोर ब्लॉक्स नाउ। ब्लॉक रिप्रेजेंट हो जाएंगे एक सिंपल ब्रांच से, और ब्लॉक की जगह पे आप उसका ब्रांच का नाम रख देंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह पे आप उस ब्रांच में जो ब्लॉक है उसका नाम रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है? ये समेशन पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये समेशन पॉइंट ख़त्म होगा। समेशन पॉइंट जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पे एक स्मॉल नोड रिप्रेजेंट हो जाएगा। नोड इज अ वेरी स्मॉल सर्कल। समेशन पॉइंट ख़त्म हो गया। नोड जब रिप्रेजेंट होता है समेशन पॉइंट की जगह, तो समेशन में तो आप प्लस माइनस लगाते थे, इसमें कोई साइन नहीं होता। तो वो साइन किधर जाएंगे? वो ब्रांच के साथ चले जाएंगे। अभी भी आउटपुट यही बन रही है। अभी भी आउटपुट यही बन रही है। सबसे पहले आपने ब्लॉक्स ख़त्म किए, ब्रांचेस पे आपने ब्लॉक्स का नाम डाल दिया। समेशन पॉइंट ख़त्म किया। समेशन पॉइंट पे जितने नेगेटिव पॉजिटिव साइंस थे वो सारे ख़त्म हुए और वो अपनी अपनी ब्रांच के साथ रिप्रेजेंट हो गए। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट वो ये कहता है कि लेट से यहाँ पे आपके पास समेशन था और उसके फ़ौरन बाद एक पिक ऑफ पॉइंट था, लेट से G4, जिसका भी हमें बड़ा मसला आ रहा था कि पिक ऑफ पॉइंट को कैसे मूव करें या समेशन पॉइंट को कैसे मूव करें। वो कहता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में मैं ये रोला ही मुका देता हूँ, मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ, इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। एक नोड रिप्रेजेंट कर देगा इन दोनों पॉइंट्स को। अब ये यूं हो जाएगा और वाई इधर। समेशन पॉइंट और पिक ऑफ पॉइंट अगर सीरीज में हो
पहले समेशन पॉइंट हो फिर पिक ऑफ पॉइंट हो, या पिक ऑफ पॉइंट हो फिर समेशन पॉइंट हो, वो दोनों के दोनों एक नोड में ख़त्म हो जाते हैं, एक नोड से रिप्रेजेंट हो गए। अभी मसला रहा पिक ऑफ पॉइंट को मैंने कैसे उठा के इधर जाना है या उधर जाना है, या समेशन पॉइंट को किधर मूव करना है। ब्लॉक डायग्राम के जो दो बड़े मसले थे वो तो उसने ख़त्म ही कर दिए। उसने कहा जी नोड रिप्रेजेंट हो गया, और नोड को आप नहीं हिला सकते, नोड जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पे ही रहेगा। नोड कैन नॉट बी मूव्ड, स्टेशनरी पॉइंट है, वो अपनी जगह पड़ा हुआ। फिर वो कहता है कि जहाँ पे G1 है, यहाँ से G2 जा रहा है और G3 है, और सिर्फ आपके पास पिक ऑफ पॉइंट है, सिर्फ पिक ऑफ पॉइंट है। पहले हमने क्या किया, सिर्फ समर था, समर नोड से रिप्रेजेंट हो गया। समर और पिक ऑफ पॉइंट सीरीज में थे, पहले जो भी था वो भी नोड से रिप्रेजेंट हो गए। जहाँ पे पिक ऑफ पॉइंट है वो भी नोड से रिप्रेजेंट हो गया। इन शॉर्ट आपको जहाँ पे भी समर नज़र आए उसे नोड बना दें, उस समर के साथ जो जो साइन है वो अपनी ब्रांच के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। आपको पिक ऑफ पॉइंट नज़र आए वहाँ पे भी नोड बना दें। आपको पिक ऑफ पॉइंट और समर इकट्ठे नज़र आए उसको भी नोड बना दें, एक नोड बन जाएगा। पिक ऑफ पॉइंट और समर समेशन, ये दोनों एक नोड बन जाए। अब मसला ही ना रहा कि यार मैं समेशन पॉइंट को किधर आगे पीछे लेके घूमता फिरूं, या मैं पिक ऑफ पॉइंट को किधर आगे पीछे लेके घूमता रहूं, ख़त्म। इसलिए वो जो दो रूल अप्लाई हो रहे थे, कौन से भला, कि समेशन को मैं पीछे लेके जाऊं तो वो उसी जी से या 1/g से मल्टीप्लाई होता है, वो रूल भी पिछले थ्योरी के साथ ही रह गए। अब ये नेक्स्ट थ्योरी आ गई, वो रूल इसने कैंसिल कर दिया। ये हमारे पास चीज़ बन गई। एक नोड को दो नोड बना दें, वो कैसे? मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे मैक्सिमम आपके पास समेशन और पिक ऑफ पॉइंट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके आप एक नोड बना रहे हैं। आप उसे शॉर्ट कर रहे हैं, बल्कि आप उसे और भी खींच रहे हैं। मज़ीद छोटा करने के बजाय डायग्राम को मज़ीद उसे कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना। सिग्नल फ्लो ग्राफ कहता है कि कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ को, उसे शॉर्ट करता जाना है, और जितना शॉर्ट होगा उतना ही ईजी होगा आपके लिए। थर्डली, अगर यहाँ पे ब्लॉक ही ना होता, 1 आ रहा होता, तो फिर तो गेन मल्टीप्लाई, यार ये तो पैरेलल में है। G2 की जगह 1 ही आ जाता। ऐसी ब्रांचेस जो ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं दे रही होंगी आपके लिए, जहाँ पे ब्लॉक नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आपको कहाँ आ रही थी? आप जब ऐसे करते थे कि समेशन पॉइंट को मूव कर लेते थे और यहाँ पे कोई ब्लॉक बन जाता था पैरेलल में, यहाँ G1 की जगह H1 था, यहाँ 1 आ रहा होता था। कोई ऐसा प्रॉब्लम किया था? यहाँ पे आपको 1 + H1, या अगर नेगेटिव साइन है तो -H1 मिल रहा होता था। यही वो कहता है, वो कहता है जहाँ पे ब्लॉक नहीं है उसे सीधा सीधा यूनिटी ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिटी ब्रांच, आपने उसे यूनिटी ब्रांच से रिप्रेजेंट कर दिया। और डेफिनेट सी बात है यार, जो वायर, जो ब्रांच खाली जा रही है उसमें कोई गेन, कोई कांस्टेंट, कोई ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। वो यूनिटी है वहाँ पे, आपने उसे यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं आपकी अपनी बुक से ही, पेज 83 पे देखें जी। पॉइंट्स इसके यही हैं, और पूरी की पूरी ब्लॉक डायग्राम आपकी रिड्यूस हो जाएगी सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में। अभी एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
दिस इज फ्रॉम योर बुक। ये एग्जाम्पल आपकी अपनी बुक में से है। वो आपको एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम बताता है। वैसे अगर इस ब्लॉक डायग्राम को मैं रिड्यूस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? कैसे? कहाँ से स्टार्ट करूँगा रिड्यूस करना? यहाँ से? ये रिड्यूस होकर एक ट्रांस फंक्शन बनाएगा, वो G2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दोनों में से जिसको मूव कर दें। अगर इसे सिग्नल फ्लो में रिप्रेजेंट करना हो, स्टार्ट फ्रॉम R, पहली ब्रांच यूनिटी है। पहली ब्रांच यूनिटी क्यों है? ये सारी चीज समर रिप्रेजेंट हो जाएगा नोड से। अभी फॉरवर्ड पाथ ही देखते हैं। G1 ही रह जाएगा, ब्लॉक खत्म हो गया, ब्रांच रिप्रेजेंट हो गई, फिर नोड आएगा। अभी नोड क्यों आया है? पिक ऑफ पॉइंट है। फिर G2, फिर नोड, फिर G3, फिर नोड, फाइनली Y। इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? 1 से या -1 से? -1 से रिप्रेजेंट हुआ। H1 कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन नेगेटिव है। -H1, कोई ब्रांच रह गई है? किससे रिप्रेजेंट होगी? समेशन पॉइंट और पिक ऑफ पॉइंट एक नोड बना रहे थे। जहां जहां पिक ऑफ पॉइंट था वहां पे नोड आई, फिर समेशन पॉइंट, एक नोड बन गई। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये तो इसका रूल है कि जहां पे समेशन और पिक ऑफ पॉइंट सीरीज में हो वो एक नोड बन जाती है। ये दोनों ये नोड बन गए। सही है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने मैथ माशाल्लाह काफ़ी पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट नहीं, डिटर्मिनेंट व्हाट इज? सिंगुलैरिटी डिटरमिन करता है किस चीज़ की? मैट्रिक्स की। कोई भी मैट्रिक्स होता है, कोई अगर मैट्रिक्स में लिखूं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स का, चलें सिंगुलर लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? चले नेक्स्ट शुरू में एक ऐसा क्विज भी कर लेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अभी डिटर्मिनेंट आपसे पूछा क्यों? अभी डिटर्मिनेंट आपसे पूछा क्यों? आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन ब्लॉक डायग्राम की तरह इसे रिड्यूस तो नहीं किया। ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करके आपको इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन देता है, अभी तक इसने तो नहीं दिया। इसका इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन कहाँ से आता है? ये मेसन रूल का फॉर्मूला है। P
P1 क्या है इसमें? P1 इज फॉरवर्ड पाथ्स फ्रॉम R to Y विदाउट लूप्स। लूप्स को कंसिडर नहीं करना। सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात हो रही है, डिटरमिन करें कि इसमें कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं फ्रॉम R to Y। दो, तीन, चार, जितने भी हैं। पहला कौन सा है? 1। एक तो सीधे की सीधी ब्रांच आपको नजर आ रही है, G1, G2। जी, लूप्स के बगैर की बात कर रहा हूं। फॉरवर्ड पाथ में मैं लूप्स को कंसीडर नहीं कर रहा। 1 को मल्टीप्लाई हो रहा है यार, कर दो 1 अब। जी, सेकंड पाथ कौन सा है? ये कैसे आया? G1, G2, फिर Y तक पहुंचे। तीसरा पाथ है कोई? और भी है? कौन सा है? ओके, पहली बात तो ये क्लियर कर लें अपने माइंड्स में। पहली बात वो ये है कि जब आप फॉरवर्ड पाथ डिटरमिन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसमें लूप्स इन्वॉल्व ना हो। अगर मैं इस लूप को कंसीडर करूंगा तो उसमें H1 आ जाएगा। मैंने लूप को नहीं देखना। ये तो लूप हो रहा है ना, फीडबैक हो रहा है। मैंने इसे तो नहीं देखना। मैंने देखना है कि फॉरवर्ड एरोज मेरे किधर किधर जा रहे हैं। पहला एरो तो सीधा के सीधा ब्रांच Y तक जा रही थी, वो मैंने G1, G2, G3 कर दिया। फिर G2 से वो -1 से मल्टीप्लाई होके भी जा रहा है और फिर G4 से भी जा रहा है Y तक। मैंने लूप को नहीं देखना। लूप को साइड पे रख दें और मैंने निकाल लिए फॉरवर्ड पाथ्स। मेसन में मेरे पास फॉरवर्ड पाथ्स जितने भी होंगे वो न्यूमिनेटर में आ रहे हैं। अभी मैंने क्या डिटरमिन करना है? सेकंड चीज क्या बच गई? लूप्स। अब इसमें कितने लूप्स हैं? 3। एक लूप है, सिर्फ ये लूप है। इसकी क्या वैल्यू है? इस पे फीडबैक का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। सिग्नल फ्लो ग्राफ्स में जहाँ पे लूप बन रहा है फीडबैक के साथ, उस पे नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। उसमें जितने भी ब्रांचेस हैं उनकी जो वैल्यू है वो सीधी सीधी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है अपने साइन के साथ। एक्सक्यूज मी। तो G1 H1 माइनस G1 H1 ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गए। आपने लूप्स भी डिटरमिन कर लिए, आपने फॉरवर्ड पाथ भी डिटरमिन कर लिया। डिटर्मिनेंट में एक चीज पड़ी हुई है कुछ ऐसे साइन के साथ। इसका फॉर्मूला बुक में से देख लें या मैं यहाँ लिख देता हूँ। बुक में है। मेरे से जी अभी ज़रूरी है? क्लास के बाद आ जाओ, 20 मिनट के बाद आ।
सबसे पहली चीज डिटर्मिनेंट में, स्टार्ट फ्रॉम यूनिटी। स्टार्ट फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी से स्टार्ट क्यों हो रहा है? 1। स्टार्ट फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी से स्टार्ट कर लिया। कितने लूप्स बन रहे थे हमारे पास? एक ही लूप बन रहा था। वो कहता है जितने भी लूप्स बने, L1, L2, L3, इन सब के कॉम्बिनेशन, इनका समेशन ले लें। सही हो गया? लेट से आपके पास कोई ऐसा काम होता कि आपके पास 2 लूप्स होते, तो वो दोनों लूप्स ऐड हो जाते। उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि मेरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में जितने भी लूप्स हैं, कितने एक दूसरे को टच करते हुए गुजर रहे हैं और कितने नॉन टचिंग हैं। अगर कोई ऐसा लूप होता आपके पास, ये दोनों लूप्स एक दूसरे में कंबाइन हो रहे हैं, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया L1, L2, ये दोनों लूप्स टचिंग हैं। आपने डिटरमिन करना है कि कितने लूप्स नॉन टचिंग हैं, जो एक दूसरे में कंबाइन नहीं हो रहे, और उसका कॉम्बिनेशन आपने विद अ पॉजिटिव साइन यहाँ लिख देना है। नॉन टचिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये ऐसे होता, जी, जो पहले बताया था वो एक दूसरे में कंबाइन हो रहे थे, ये नॉन टचिंग है। ये तो टचिंग नहीं है यार, वो टचिंग है, वो टचिंग है। ये बात क्लियर हुई है? आपने ये डिटरमिन करना है कि कितने लूप्स सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, और कौन से एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट लूप्स हैं उनका यहाँ पे कॉम्बिनेशन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा जो नॉन टचिंग है, जो एक दूसरे के साथ कहीं किसी पॉइंट पे भी नहीं जुड़ रहे, और जो किसी एक पॉइंट पे भी एक दूसरे को टच कर जाते हैं वो टचिंग लूप्स हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ बनेगी हमारे केस में। इसमें लूप ही एक है ना, कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट ही नहीं। ये चीज डिटरमिन करेगी डिटर्मिनेंट। अब रह जाता है ये पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द कोफैक्टर्स। दीज आर कॉल्ड द कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4 एंड सो ऑन। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो पाथ आपने डिटरमिन किया था वो कौन सा था? G1, 2, 3। इस पाथ को देखें और इस पाथ में जो जो लूप इन्वॉल्व है उसे डिलीट कर दें। पहला पाथ देखें, इसमें कितने लूप इन्वॉल्व हैं? यही एक इन्वॉल्व है ना, इसको डिलीट कर दें। जब ये लूप डिलीट हो गया उस पर डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें।
डिटर्मिनेंट में आप क्या चेक कर रहे हैं, टचिंग है कि नॉन टचिंग है? आपने पाथ 1 पे जितने लूप्स हैं वो सारे डिलीट कर दिए, बाकी जितने भी लूप्स बच गए वो चेक करें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ टचिंग है कि नहीं है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है नॉन टचिंग वाली, तो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही और एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, तो फिर तो सिर्फ उनका समीशन यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे आगे। आप को फैक्टर्स देख रहे हैं, को फैक्टर्स देखने के लिए आपने ये देखना है कि भाई सबसे पहले मैंने कौन सा पाथ देखा था। अभी हम सिर्फ को फैक्टर 1 की बात कर रहे हैं। 1 G1 G2 G3 है, इसके साथ कितने लूप्स इन्वॉल्व हैं? डायरेक्टली एक ही है। आपने इसको यहाँ से भूल जाना। आपने कहा यार ये है ही नहीं, मेरे पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में L1 नामी कोई लूप है ही नहीं। इसके अलावा अगर कोई लूप यहाँ होता विद सम नोड्स, तो सिर्फ वो कंसिडर होता। अगर कोई और लूप होता तो वो कंसिडर हो रहा होता। इसमें इसके अलावा कितने पाथ्स हैं? नहीं, वो तो हम ये पाथ देख रहे हैं ना, वो तो सेकंड पाथ में आ रहा है, वो तो सेकंड पाथ में। हमने सिर्फ इस पाथ को मॉनिटर करना है, वो सारे डिलीट हो जाएंगे और जो बाकी लूप्स बच जाएंगे उस पर डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब हम पाथ 2 की बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। पाथ 2 क्या है? व्हाट इज पाथ 2? इस वक्त डेल्टा 2 क्या है? पाथ 3 क्या है? हाँ जी, जिस पॉइंट से लूप टर्मिनेट हो रहा है उसी पॉइंट से वो पाथ स्टार्ट भी तो हो रहा है। अभी भी ये टचिंग है, आपने अभी भी इसको डिलीट कर देना। दैट मीन्स यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज आपके पास 1 1 1 हो गई और डिटर्मिनेंट में क्या आ गया आपके पास? और पाथ 1 2 3 की आपने ये वैल्यूज लिख दी जी। नहीं, ये कुछ नहीं था, ये तो मैं सिर्फ बता रहा था। अगर हो तो आगे एग्जांपल करते हैं। अभी इस ट्रांसफर फंक्शन में P1 P2 P3 की वैल्यूज डालें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डालें, जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो इसे रिड्यूस कर लें। दोनों ट्रांसफर फंक्शन सेम होने चाहिए, बोथ द ट्रांसफर फंक्शन शुड बी सेम। हाँ, तो यहां से आ रहा था ना। नहीं, L1 तो सिर्फ मैंने उस लूप का वेरिएबल नाम रखा है। L1 की तो आपने जो वैल्यू शुरू में रख ली है -G1 H1, ये वैल्यू आपने रखी। ये आगे एग्जांपल कराता हूँ, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं फ्रॉम योर बुक। जब वो एग्जांपल करेंगे उसमें हमारे पास 5 लूप्स इन्वॉल्व हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा।
कितने फॉरवर्ड पाथ्स नजर आ रहे हैं? फॉरवर्ड पाथ्स, पाथ 1 कौन सा है? सिक्स भी बनता है। और फॉरवर्ड पाथ से देख लें, कोई और फॉरवर्ड पाथ नजर आ रहा है? लूप 1 डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है? स्टार्ट फ्रॉम यूनिटी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं जितने भी लूप्स आपके बन रहे हैं उनका समेशन, L1 L2 क्या चीज़ है? बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। यहां तक समझ आया? डिटर्मिनेंट में जो थर्ड पार्ट है, डिटर्मिनेंट में जो थर्ड पार्ट है उसकी कंडीशन ही यहां से शुरू होती है कि लूप्स शुड बी नॉन टचिंग। यहां टचिंग है, L1 L2 इंडिपेंडेंट है दोनों। जब इंडिपेंडेंट है तो दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, फिर यहाँ कुछ भी नहीं आता, फिर यहाँ तक कुछ भी नहीं होना, सिर्फ ये पार्ट होना था। सही हो गया? डिटर्मिनेंट का ही बता रहा हूँ। पहले तो समेशन हो गई सारे लूप्स की, उसके बाद जो लूप्स नॉन टचिंग हैं उनका कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ। सही है? तब यहाँ कुछ नहीं आना था। लूप्स हैं, कौन सा माइनस है? कोफैक्टर नंबर 1, पाथ 1 के लिए कोफैक्टर क्या बनेगा? पाथ 1 के लिए कोफैक्टर क्या बनेगा? पाथ 1 के लिए जब हम कोफैक्टर ढूंढ रहे हैं तो शर्त यह है कि पाथ 1 के साथ जितने भी लूप्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं मैं उन सबको डिलीट कर दूं। दोनों हैं, दोनों डिलीट हो गए। डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में ये सब 0 हो गया, खाली 1 आ गया। पाथ 2 कौन सा है? 6। इसके साथ दोनों लूप्स डिलीट नहीं हुए, दोनों टचिंग नहीं है पाथ 2 के साथ। जब पाथ 2 के साथ टचिंग नहीं है तो अप्लाई करना है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला। जब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां भी 2 लूप्स थे, यहां भी 2 लूप्स, तो इट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट। पाथ जब आप देख रहे हैं, कोई भी पाथ
आपने देखा कि यार ये वाला पाथ है पाथ 2 या पाथ 1 पाथ 3 और मैं फाइंड कर रहा हूँ उसी पाथ के लिए कोफैक्टर, उस पाथ के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व जितने भी लूप्स हैं मैंने उन सबको डिलीट कर देना। पाथ 1 के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व 1 और 2 दोनों थे, मैंने दोनों को डिलीट किया, खाली 1 आ गया। पाथ 2 में 6 है, ये दोनों टचिंग नहीं है, यही चीज़ दोबारा अप्लाई हो जाएगी, वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। पाथ 3 कौन सा है? सिर्फ L2 1 माइनस L और मेन इसका सिक्स भी अगर लूप बैक हो रहा होता तो वो L3 हो जाता, लूप हो जाता। अगर ये यहाँ से लूप बैक होता तो एक तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती, फिर आपका फार्मूला सिर्फ इतना बनना था। अच्छा, L3 आ जाता। एक मिनट, अभी ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि फॉर इंस्टेंस जो 6 पाथ है, फॉरवर्ड पाथ जो था P2 वो लूप बैक होता, फीडबैक हो रहा होता, तो हमारे पास एक तो पाथ 2 ख़त्म हो जाता, पाथ 2 ख़त्म हो जाता और यहाँ पे हमारे पास एक L3 आ जाता। और डिटर्मिनेंट में क्या चेंज होता? डिटर्मिनेंट ये हो जाता, ये क्यों हो जाता कि तीनों लूप्स एक दूसरे से, सॉरी ये कुछ भी ना होता, क्योंकि जो ये लूप है उसमें ये दोनों लूप्स इन्वॉल्व हैं, सिर्फ तीनों का समेशन हो जाता। अगर तीसरा लूप भी होता, इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, अब ये सीन हो जाता। जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उस नेक्स्ट क्लास के बिल्कुल शुरू में इसी में से क्विज़ होगा, तो उसमें बेहतर ये है कि जितने लूप्स मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ आप लोग अभी समझ लें, मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में या कैबिन में शायद आप लोगों को मुश्किल ही मिलूँ। जब आपके पास एक तीसरा लूप इन्वॉल्व हो जाता है और तीनों लूप्स नॉन टचिंग हैं, तो यहाँ पे जो ये टर्म है ये तो आएगी आएगी, ये टर्म तो आएगी आएगी। जी पहले मुझे बात तो पूरी करने दें। ये टर्म तो यहाँ पे आएगी, ये टर्म यहाँ कैसे आएगी? तीनों लूप्स का समेशन और दो लूप्स का प्रोडक्ट, क्योंकि आपके पास 3 नॉन टचिंग लूप्स हैं। अगर 4 होते तो एक और टर्म आ जाती, लेकिन 4 तक हम जाएंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो मे बी आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। आप लोग अभी ऐसे करें, इसकी एक एग्जांपल है बुक में, पेज 86 पे एक एग्जांपल है, पेज 86 ऑन द टॉप, नज़र आया?
This solved example is your homework. It is not an assignment. लेकिन ये आप लोगों ने सॉल्व करके आनी है. इसे आप बगैर इसका नीचे सोल्यूशन देके सॉल्व करें. अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके. इस एग्जाम्पल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, देन यू कैन कम टू मी कि सर इसमें इतने लूप्स क्यों बन रहे हैं, इतने फॉरवर्ड पाथ्स क्यों हैं, या इसमें कम्बिनेशन ऐसे क्यों बन रहे हैं. आई कैन आंसर दैट. लेकिन विदाउट एनी रीज़न मेरे पास आना, सर वो जो आपने पहली एग्जांपल कराई थी इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है, इट इज़ रबिश. इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन कम टू मी के सर हमसे ये सॉल्व नहीं हो रही. एंड बी रेडी फॉर द क्विज. नेक्स्ट टाइम हम इसी में से स्टार्ट में एक क्विज लेंगे. थैंक यू.